नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट के बीच में अब एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उसने सुप्रीम कोर्ट में असल में ये जाने का इसलिए फैसला किया क्योंकि जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने डिप्टी स्पीकर पद पर अपना एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया था। उसकी नियुक्ति को चैलेंज किया गया है क्योंकि 2/3 बहुमत जैसा दावा है एकनाथ शिंदे का कि उनके साथ है। जिन विधायकों की चिट्ठी उन्होंने बाकायदा वहां दी है राज्यपाल को और वो चिट्ठी ही अब साथ में अटैच की है सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने कहा है कि क्योंकि जो शिवसेना है उसके 2/3 से भी कहीं ज्यादा विधायक उनके पास हैं, ऐसे में डिप्टी स्पीकर का नोटिस अमान्य है, ये लागू नहीं होता। और दूसरी बात, डिप्टी स्पीकर की जो नियुक्ति की गई है इसमें अजय चौधरी की, वो अवैध है। सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले। और इस तरह के पहले भी मामले हमने देखे हैं। जब फ्लोर टेस्ट के पहले अपना कोई व्यक्ति बिठाना चाहते हैं जिससे कि कुछ जो विधायक हैं जो टूट करके दूसरा दल में गए हैं या पार्टी अलग बनाई है, उनकी मान्यता को रद्द कराया जा सके, ये इसमें पहल माना जा रहा है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार जी ने, संजय राउत जी ने ये मीटिंग की थी और हाई लेवल उस मीटिंग में सॉलिसिटर जनरल को भी बुलाया गया था, कानूनी पहलुओं पर बातचीत की गई और तब उन्होंने सारा कुछ ये समझ लिया था कि अब सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे मूव करेंगे तो उनके पास क्या जवाब है। कानून के जानकारों की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील हैं, उन्होंने कहा है कि इस मामले में उद्धव ठाकरे को ही झटका लगेगा क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है और बहुमत की जो चिट्ठी है वो सुप्रीम कोर्ट में जो दी है एकनाथ शिंदे ने वो अटैच की है, बाकायदा उन्होंने ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह सकता है कि जिस तरह का वो अपने तरीके से ऑर्डर पास कर सकता है और इसी चिट्ठी से भी ये पता लगता है कि 2/3 बहुमत वाकई में जो ये एकनाथ शिंदे हैं इनके पास है और इसलिए अजय चौधरी की नियुक्ति गलत है। फिर उनके द्वारा जो दिए गए नोटिस हैं 15 बागी विधायकों को उनकी मान्यता रद्द करने का, उसका तो फिर मतलब ही नहीं होता। जब अजय चौधरी की खुद की नियुक्ति गलत है तो उनके द्वारा डिप्टी स्पीकर बनकर किसी को नोटिस दें, वो किसी विधायक की मान्यता कैसे रद्द कर सकते हैं। और इसी सब मामले को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपको बता दूं कि छुट्टियां चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, जुलाई में कोर्ट खुलनी थी, लेकिन जो समर जज होते हैं समर वेकेशन के, उन्होंने बाकायदा इसको लिस्टेड किया है। और इसमें बता दूं आपको, जो लिस्टेड किया गया है इसमें वेकेशन बेंच के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला, इन दोनों ने अब यह तय किया है इसकी सुनवाई करेंगे और जब इसकी सुनवाई होगी तब फैसला सबके सामने होगा। लेकिन कई राज्यों में जो इस तरह का संकट आया है तब हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार महत्वपूर्ण निर्णय करता है और यह निर्णय हमने देखा है कई बार इस तरह की रोक लगाई गई है। यह पहले भी हुआ है जब देवेंद्र फडणवीस को लेकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, उस समय भी यह मान्यता का मामला आया था और उस समय भी ये सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंचे थे। अब एकदम समझ लीजिए समय का चक्र है कैसा घूमता है, वो घूमकर वहीं आ गया है। और अब लेकिन जिस तरह की तैयारी एकनाथ शिंदे की है उससे देखकर कहा जा सकता है कि अब उद्धव ठाकरे को झटका लगने वाला है। संजय जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने बाकायदा अपनी उस सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे विधायकों को, मेरे गुट के विधायकों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हमारे घरों पे हमला किया जा रहा है, हमारे ऊपर हमले किए जाने की योजना बनाई जा रही है, कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है और इसलिए हमारी जान को भी खतरा है, हमारी जान की भी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देगा इन लोगों की सुरक्षा को लेकर के, जिस तरह से हमने देखा संजय राउत हो या आदित्य ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, इन सबकी भाषा अगर आप देखेंगे, सबकी वो भाषा है कि ये केवल डराना, धमकाना, धमकी देना, उस तरह की भाषा। एक तरफ ये कहते हैं साहब आप इंतजार करते, हमसे बात करते, आओ हम बैठकर बात करेंगे। दूसरी तरफ संजय राउत जिस तरह से बोल रहे हैं कि अब आपकी लाशें यहां आएंगी, जिस तरह से आदित्य ठाकरे शिव सैनिकों को भड़का रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे से ज्यादा बड़े नहीं हैं, उनके तो बच्चे के समान हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे कोई छोटा मोटा लीडर नहीं है, वो सीनियर लीडर है और उस सीनियर लीडर के बारे में अपमानजनक बातें आदित्य ठाकरे ने मीटिंग में कही हैं।
वही बातें संजय राउत कर रहे हैं, यानी लोगों को भड़काने का काम, ताकि इन लोगों पे हमले हों और दबाव बने। इस सब को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट वाकई में देखना होगा क्या निर्णय करता है। लेकिन इस सब मामले में जैसा हमने कहा, ये दीपक केसकर हैं जो सिंधे के कैंप में मिले हैं, इन्होंने भी ये कहा है कि हम तो फ्लोर टेस्ट के लिए भी तैयार हैं और हमारी पूरी तैयारी फ्लोर टेस्ट को लेकर है, हमारे पास बहुमत है। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर की बात है उसमें वाकई में नियमों को ताक पे रख के इन्होंने ये किया है, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि कानून के हिसाब से तो ये फ्लोर टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगे उद्धव ठाकरे गुट। अब इसका मतलब ये हुआ कि क्या उद्धव ठाकरे गुट, ये शरद पवार, ये एमवीए, ये गैर कानूनी कदम उठाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, हमले कराएंगे, इस तरह की बातें करना है क्या? तो इसीलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या महत्वपूर्ण कदम उठाता है। कोश्यारी जी के पास, जो कि राज्यपाल हैं, उनके पास जब ये संज्ञान गया, उनके पास भी ये चिट्ठी गई, तो उन्होंने तत्काल केंद्र को बात की है। और जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं उन्होंने बाकायदा गृह सचिव से बात की है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाकायदा इसको संज्ञान में लेते हुए Y+ कैटेगरी की सुरक्षा तत्काल उन बागी विधायकों को दी है जिनको जान से मारने की धमकी या उनके ऊपर हमले की धमकी दी जा रही थी। तो सवाल यह है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, ये क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो जो अभी तक राजनीति में लोग हैं वो तो यही कहते हैं कि भाई इसमें जो है, जो नियुक्ति हुई थी डिप्टी स्पीकर की, जो 21 जून को हुई थी, वो अवैध है। और जितने राजनीतिक दल हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि क्योंकि इसके लिए 2/3 बहुमत से ज्यादा इसके लिए आवश्यकता पड़ती है और विधायक दल का नेता, ये विधायक ही चुनते हैं। और जब विधायक ही उद्धव ठाकरे के पास नहीं है तो विधायक दल का नेता वो अपनी मर्जी से कैसे किसी को बना देते हैं। विधायक दल का नेता एकनाथ शिंदे ये हटा दिया उन्होंने, तो विधायक दल के नेता पद से कैसे ऐसे हटाया जा सकता है क्या? बात तो ये है। तो एक तरफ मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे इसको जानते नहीं हैं, उनके खेमे में शरद पवार जी एक हैं, एनसीपी के चीफ, जो बहुत सीनियर लीडर हैं। आज से नहीं है वो, उनको सब पता है। लेकिन उस पता होने के बावजूद इस तरह का कदम उठाना, शायद उनको लग रहा होगा कि हम जो कर देंगे वही फाइनल है। तो उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, शरद पवार जी, इस समय राजशाही नहीं चल रही है कि एक राजा है, उसका बेटा फिर राजकुमार है, फिर आगे से उसका बेटा भी राजकुमार है, फिर वो जो फाइनल कर देते हैं वो फिर सैनिक लोग उसी को आदेश का पालन करते हैं। उनके जो पहले मंत्री हुआ करते थे वो एक्शन में आ जाते हैं चाहे जान जाए। और वो जो राजा साहब हैं वो चाहे गलत करें या सही, जो आसपास चाटुकार होते हैं वो यही कहेंगे, राजा साहब वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये राजशाही में होता था, ये इस समय ये लोकतंत्र में नहीं होता है। और शायद ये बात समझना चाहिए उद्धव ठाकरे जी को, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है। और इसीलिए ये आपको बताऊं कि इस समय ये चिंता का विषय है कि परिवारवाद जो है ये जिस तरह से हमारे देश के लिए, राजनीति के लिए खतरनाक बन गया है कि जहां एक परिवारों की पार्टियां हैं, वो जहां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी को देख लो आज क्या हाल हो गया है, कांग्रेस का हाल देख लीजिए, गांधी परिवार के कारण गर्त में चली गई है। और आज वही हाल शिवसेना का हो रहा है। यह बात अलग है कि वहां कोई खुलकर विरोध में बोल नहीं सकता। आम शिव सैनिक आम आदमी होता है, उसके घर पे हमला हो जाएगा, उसके ऊपर FIR हो जाएगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या अगर ठंडे हृदय से ये सारे शिव सैनिक सोचें कि क्या एकनाथ शिंदे जो बोल रहे हैं वो गलत है, क्या एकनाथ शिंदे जो कर रहे हैं वो गलत है, किसके लिए कर रहे हैं? अल्टीमेटली वो अपने लिए मुख्यमंत्री पद नहीं मांग रहे। अगर वो मुख्यमंत्री पद, मंत्री पद मांगने की बात होती तो अभी तक आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर सपोर्ट आप लोग कह रहे हैं तो वो तो केंद्र में मंत्री बना देगा, कहेगा भाई हमें सपोर्ट करो, हम आपको केंद्र में मंत्री बना देंगे। नारायण राणे बनाए ना, और वो राज्य में भी कोई कितने ही मंत्री पद दे देंगे। अगर केवल सत्ता की बात आती है, महाविकास अघाड़ी
एनसीपी की कांग्रेस से नहीं बनती, कांग्रेस की शिवसेना से नहीं बनती थी, और शिवसेना इन दोनों से नहीं बनती थी। लेकिन सत्ता के लिए ये दोनों तीनों मिल गए और इन्होंने सरकार बनाई। तो क्या शिवसेना और शिवसैनिक एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, जो पुराने मित्र हैं, जिनकी विचारधारा एक है, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर एक हैं, देश के मुद्दे पर एक हैं, वो दोनों नहीं मिल सकते? 100% मिल सकते हैं और मिलना चाहिए। देश हित में है, हिंदुओं के हित में है, सनातन के हित में है कि भाजपा और शिवसैनिक मिलें। लेकिन इसको मिलाने वालों को गद्दार कहा जा रहा है, और जो इसको तोड़ने वाले हैं, शिवसेना का, भारतीय जनता पार्टी का, हिंदुत्व का 15 साल पुराना रिश्ता, जिन्होंने राम मंदिर के लिए, जन्मभूमि के लिए एक साथ आंदोलन किया, बहुत सारे आंदोलन एक साथ किए, उसको तोड़ने वालों के साथ हो जाते हैं। इस रिश्ते को तोड़ने वाले, सवाल तो पूछना चाहिए था शिव सैनिकों को कि भाई सत्ता प्राप्ति में आप कांग्रेस से कैसे मिल सकते हैं? भाई उद्धव जी, माना कि आप बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र हैं, आपको विरासत में यह मिल गया है, लेकिन क्या आपको यह ध्यान नहीं है कि आपके पिता की विचारधारा क्या थी कांग्रेस के बारे में, क्या थी एनसीपी के बारे में? लेकिन आप उन सब विचारधाराओं को, पिता की विचारधाराओं को दरकिनार करते हुए आप मिल जाते हैं और पुरानी दोस्ती तोड़ देते हैं, हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ देते हैं, संतों की रक्षा छोड़ देते हैं। तो आप किधर जा रहे हैं? और आप देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति कितनी निचले स्तर पे आ गई है कि हिंदुत्व के मुद्दे की बात करने वाला एकनाथ शिंदे, जो ये कह रहा है कि मैं हिंदुत्व के मुद्दे पर, जो शिवसेना एनसीपी से मिली है, मैं बस ये चाहता हूं कि एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़ दें। दो आपके पास ऐसे आदमी जुड़ गए हैं, ऐसी पार्टी जुड़ गई जो आपकी विचारधारा की है ही नहीं। तो सत्ता का सुख आपने 2.5 साल भोग तो लिया उद्धव जी, बहुत होता है भाई विपरीत विचारधाराओं के साथ। अब जरा शिव सैनिकों के लिए, हिंदुत्व के लिए, इस देश के सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अब आप कुछ त्याग तो करो, छोड़ दो और घोषणा करो कि मैं ठीक है महाविकास अघाड़ी से रिश्ता तोड़ता हूं, और मेरा जो पुराना मित्र है भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुत्व की अलग को जगा रहा है जनसंघ के जमाने से और कब से है, तो इसको मैं साथ आता हूं। और मैं ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी जरूर वह माफ कर देगी पुरानी सारी बातें, पुराना सब बयानबाजी। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह जो चल रहा है संजय राउत जी के चलते और शरद पवार जी के चलते, यह होने नहीं देंगे, और इसलिए यह मामला अब कोर्ट तक पहुंचा है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय करता है। जहां तक वकीलों की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील ये बोल चुके हैं, बताते हैं इस मुद्दे में एकनाथ शिंदे का ही पक्ष मजबूत है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करता है और आगे ये लड़ाई कहां तक जाती है। वंदे मातरम।